बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड सेमेस्टर फार्माकोलॉजी। हमने लेक्चर 2 स्टार्ट किया है। प्रीवियस वीडियो में पार्ट ए में हमने पढ़ा कि ड्रग सप्लाई हमारे पास क्या होती है। हमने पढ़ा कि ड्रग सप्लाई हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हम ड्रग को खरीदते हैं, उसको स्टोर करते हैं और फिर ज़रूरत के मुताबिक हॉस्पिटल के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर हमने डिटेल से पढ़ा इन पेशेंट सर्विसेज। इन पेशेंट हमारे पास जो एडमिट पेशेंट थे उनको हम जिन जगहों से ड्रग सप्लाई कर रहे थे उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। फिर हमने वो 4 सिस्टम पढ़े जिस सिस्टम्स को हम फॉलो करते हैं और इन पेशेंट को हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला जो हमारे पास था इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, जिसमें हर एक पेशेंट अपने लिए उसका रिलेटिव अपने लिए खुद उस ड्रग्स के चार्जेस पे करके अपने लिए फार्मेसी से ड्रग्स रिसीव कर रहा था। फिर हमारे पास था कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। इस सिस्टम में हमारे पास नर्सिंग स्टेशन पे जो कॉमनली ड्रग्स यूज हो रहे थे उसको हमने स्टोर किया था और फिर ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर रहे थे। फिर हमारे पास जो थर्ड सिस्टम है कॉम्बिनेशन ऑफ अबव मेंशन। हमारे पास जो ऊपर 2 सिस्टम है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम एंड सेकंड कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। तो इन दोनों सिस्टम्स को हम साथ में चला रहे थे। फिर हमारे पास था 4 यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड। इस मेथड में हर एक पेशेंट के लिए सेपरेट पैक बनाया जाता था फार्मेसी में और नर्स खुद जाके उसको रिसीव करती थी और फिर उसको एडमिनिस्टर करती थी। यही जो हमारे पास यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम है, इसके हमारे पास मजीद 2 मेथड्स है जिस मेथड्स को हम फॉलो करते हैं और जो हमारे पास इन पेशेंट्स है उसको हम ड्रग डिस्पेंस करते हैं। इसके हमारे पास 2 मेथड्स है। एक हमारे पास है सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा हमारे पास है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो 4th सिस्टम है यूनिट डोज मेडिकेशन का, उसके हमारे पास फर्दर 2 मेथड्स थे। हमारे पास सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारे पास है सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास हॉस्पिटल में उसके मिड में सेंटर में हमारे पास एक बड़ी फार्मेसी होती है और उससे हर एक डिपार्टमेंट को हर एक वार्ड को ड्रग सप्लाई होता है। क्या है कि ऑल पेशेंट ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड इन यूनिट डोजेज। यूनिट डोजेज में उसको मिलती है जितना उसको एट अ टाइम ज़रूरत होती है, मतलब पूरा एम्प्यूल या पूरा इन्फ्यूजन पूरा पलटा हम उसको नहीं देते ड्रग्स का, मतलब एट अ टाइम उसको जितने ड्रग की ज़रूरत होती है वही हम उसको डिस्पेंस करते हैं सेंट्रल एरिया से। एंड ऑल द ड्रग स्टोर्ड इन द सेंट्रल एरिया। सेंट्रल हमारे पास जो फार्मेसी होती है हॉस्पिटल में उसमें स्टोर होता है और ज़रूरत के मुताबिक हम उसको डिस्पेंस करते हैं ऑफ द फार्मेसी एंड डिस्पेंस एट द टाइम द डोज इज गिवन टू द पेशेंट। जिस टाइम ज़रूरत होती है जस्ट उस टाइम उसको डिस्पेंस किया जाता है सेंट्रल फार्मेसी से। टू ऑपरेट द सिस्टम डिलीवरी डिवाइसेस सच एज मेडिकेशन कार्ड्स एंड न्यूमेटिक ट्यूब्स आर रिक्वायर्ड। जब हम सेंट्रल फार्मेसी से ड्रग को डिस्पेंस करते हैं उसके डिलीवरी के लिए हमारे पास मेडिकेशन कार्ड्स की ज़रूरत होती है जिसमें हम मेडिसिन को रखते हैं ताकि वो सेफली पेशेंट तक पहुंच सके। एंड दूसरा हमारे पास न्यूमेटिक ट्यूब्स होते हैं, जिस तरह इधर दिखाए गए हैं ये हमारे पास न्यूमेटिक ट्यूब्स होते हैं और इन ट्यूब्स के ज़रिए हम मुख्तलिफ जो हमारे पास लैब टेस्ट होती है मेडिकेशन होती है हम उसको ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जो सेकंड मेथड है हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस मेथड में क्या होता है कि मेन फार्मेसी तो हमारे पास होती है जो सेंटर में होती है, बट हम उसको जब प्रोक्योरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, स्टोरेज के लिए ड्रग्स उधर स्टोर होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं और पैकिंग होती है ड्रग की। बाकी हमारे पास हर एक वार्ड हर एक फ्लोर में अपनी छोटी एक सैटेलाइट फार्मेसी होती है और उससे हम पेशेंट को ड्रग डिस्पेंस करते हैं। इसमें क्या होता है कि दिस ऑपरेट्स थ्रू स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसीज। हर एक फ्लोर में स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसीज होती हैं लोकेटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल एंड द मेन फार्मेसीज फॉर प्रोक्योरमेंट। हम खरीदने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, उसे हम सिर्फ ड्रग को खरीदते हैं। स्टोरेज ड्रग उसमें स्टोर होती है मेन फार्मेसी में एंड मैन्युफैक्चरिंग उधर ड्रग बनते हैं एंड पैकिंग ड्रग की पैकिंग होती है। बाकी हर एक फ्लोर में अपनी एक छोटी फार्मेसी होती है और उसी से हम ड्रग को डिस्पेंस करते हैं। फिर हमारे पास प्रोसीजर क्या है
कि हर एक पेशेंट का जो पेशेंट प्रोफाइल कार्ड होता है वो एडमिशन टाइम में ही बन जाता है। क्या है कि पेशेंट प्रोफाइल कार्ड इज प्रिपेयर्ड अपॉन एडमिशन टू द हॉस्पिटल, कि जब वो हॉस्पिटल आ जाता है तो उसी टाइम ही उसका प्रोफाइल कार्ड प्रिपेयर हो जाता है। और हमारे पास एक प्रॉपर एक सिस्टम मतलब कंप्यूटर में वो सेव हो जाता है। एंड प्रिस्क्रिप्शन आर सेंड डायरेक्टली टू द फार्मासिस्ट, कि उसको जो ड्रग प्रिस्क्राइब होते हैं रूटीन बेसिस पे तो वो डायरेक्टली फार्मासिस्ट के पास सेंड होते हैं और फार्मासिस्ट उसके मुताबिक जो हमारे पास जो प्रिस्क्रिप्शन उसको ऑर्डर जो उसको सेंड हुई होती हैं तो फार्मासिस्ट उस ऑर्डर को चेक करते हैं, मेडिकेशन ऑर्डर को चेक करते हैं और जो जूनियर फार्मासिस्ट हमारे पास होती है फिक्स मेडिकेशन ऑर्डर एंड प्लेस ड्रग्स इन द कार्ड, कि उस मेडिकेशन ऑर्डर को जो जूनियर फार्मासिस्ट होते हैं वो उस प्रिस्क्रिप्शन को देखते हैं और जो ड्रग हमारे पास होती है वो ड्रग कार्ड में रखते हैं ताकि वो सेफली पेशेंट के पास पहुंच जाए। फार्मासिस्ट चेक कार्ड प्रायर टू रिलीज, वो जो ड्रग भिजवाते हैं तो उससे पहले ड्रग कार्ड को बार बार चेक करते हैं ताकि उसमें कोई एरर तो नहीं है, गलत मेडिसिन तो नहीं रखी, डोज सब कुछ वो चेक करते हैं। उसके बाद वो पेशेंट तक पहुंचाते हैं। उसके बाद नर्स आती है और नर्स उसको जो ड्रग कार्ड बनाया हुआ है मेडिकेशन का उस एक पेशेंट के लिए तो नर्स उसको रिसीव करती है और फिर उस ड्रग को एडमिनिस्टर करती है एंड मेक द एंट्री इन द रिकॉर्ड, एंड उसकी एंट्री भी करती है। जब एडमिनिस्टर हो जाए एक ड्रग तो उसको डॉक्यूमेंट करती है, उसका रिकॉर्ड बनाती है। फिर हमारे पास है अपॉन रिटर्न टू द फार्मेसी द कार्ड इज रीचेक्ड, जिस कार्ड में हमने पेशेंट के लिए जो मेडिसिन वो भिजवाया है उस कार्ड को रीचेक किया जाता है कि कितना मेडिसिन यूज हुआ है, कितना वापस रखना है, तो ये हमारे पास उसको रीचेक किया जाता है। हमारे पास है डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स। कंट्रोल ड्रग्स हमारे पास वो ड्रग्स होती है जो कि ओपियोइड्स होते हैं, नशावर दवाइयाँ होती है। तो इन ड्रग्स को हम किस तरीके से डिस्पेंस करते हैं, सप्लाई करते हैं पेशेंट को। सबसे पहले हम इसको लॉक एंड की में रखते हैं, इसको लॉक रखते हैं ताकि ये सेफ रहे और कोई एरर ना आ जाए, किसी स्टेबल पेशेंट को हम ये ड्रग्स गलती से एडमिनिस्टर ना करें। फिर हमारे पास है सेपरेट रजिस्टर टू मेंटेन रजिस्टर देम। इस मेडिकेशन जो हमारे पास होती है, ड्रग्स होती है, तो इसको रजिस्टर करने के लिए हम एक सेपरेट रजिस्टर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कॉमनली ड्रग्स यूज होते हैं हॉस्पिटल में उसका जो हम रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसका रजिस्टर अलग होना चाहिए और जो हमारे पास कंट्रोल ड्रग्स होते हैं तो इसका अलग रजिस्टर होना चाहिए कि कौन से पेशेंट को हमने कौन सा ड्रग दिया है, उसका डोज, उसकी क्वांटिटी, किस डॉक्टर ने वो प्रिस्क्राइब किया है, तो सारी जो हमारे पास रिकॉर्ड होती है तो कंट्रोल ड्रग्स के लिए एक अलग एक सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए हमारे पास। फिर हमारे पास है प्रोसीजर। तो हमारे पास जो हम कंट्रोल ड्रग्स हमारे पास यूज होती है तो ये जो हॉस्पिटल का एमएस हमारे पास होता है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है कि ये उसको हैंडल करता है। और हमारे पास जो चीफ फार्मासिस्ट होते हैं ये कंट्रोल ड्रग्स को प्रोक्योर करते हैं, खरीदते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करते हैं, प्रॉपर एक सिस्टम होता है उसके स्टोर करने का, फिर डिस्पेंस करते हैं और ज़रूरत के मुताबिक फिर पेशेंट को सप्लाई करते हैं ये ड्रग। फिर हमारे पास है प्रिस्क्रिप्शन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स अंडर नारकोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के हमारे पास जो नारकोटिक या साइकोट्रोपिक जो ड्रग्स होती है, हमारे पास दो अलग अलग ड्रग्स है। नारकोटिक्स हम पेन रिलीफ के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जो मॉर्फिन है, जो कोडीन है, इसमें हमारे पास ओपियोइड्स होते हैं जो कि स्लीप को इंड्यूस करते हैं एंड ज़्यादातर पेशेंट इसके एडिक्ट भी हो जाते हैं। एंड साइकोट्रोपिक हमारे पास वो मेडिसिन वो ड्रग्स होती हैं जो कि हम मेंटल कंडीशन के लिए यूज करते हैं, जो कि बिहेवियर और मूड में चेंजेस लाते हैं। तो इसके लिए 1985 में एक लॉ बनाया गया था कि जब भी ये एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब हो तो उसके प्रिस्क्रिप्शन में हमारे पास पेशेंट का फुल नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, डेट कि वो कब जो है प्रिस्क्राइब हुआ है, नाम उस ड्रग का नाम होना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग, क्वांटिटी ऑफ ड्रग कि वो कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो ड्रग उस पेशेंट को, सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर कि जिस डॉक्टर ने वो प्रिस्क्राइब किया है तो उस डॉक्टर का, उस फिजिशियन का सिग्नेचर होना चाहिए, एंड डोज के कितने अमाउंट में वो चाहिए वो ड्रग, एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि वो पेरेंट्रल देना है या ओरली देना है या एंटेरल है हमारे पास। तो ये सब कुछ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स के प्रिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। फिर हमारे पास है कि जो नारकोटिक ड्रग्स है या साइकोट्रोपिक है
अगर ये रिक्वायर्ड है, इफ द रिक्वायर्ड ड्रग इज नॉट इन द स्टॉक, ये प्रिस्क्राइब हुए है लेकिन हमारे पास स्टॉक में, हमारे पास जो स्टोरेज है उसमें हमारे पास मौजूद नहीं है, तो द कंप्लीट कंट्रोल ड्रग प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिटन ऑन द हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक फॉर्म। तो हमारे पास जो कंट्रोल ड्रग प्रिस्क्रिप्शन है, इसको हम हॉस्पिटल का जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है, प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक फॉर्म होता है, उस फॉर्म पे हम इसको लिखेंगे। जो हमारे पास मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, जो फिजिशियन होगा, वो उस पर लिखेगा और अपना एक साइन करेगा, क्योंकि हमारे पास जो नारकोटिक्स या साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं, ये बाहर से इजीली नहीं मिलते बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के, या जो हमारे पास डॉक्टर होते हैं उसके सिग्नेचर के बगैर ये इजीली नहीं मिलते। फिर डिलीवरी ऑफ नारकोटिक ड्रग्स फ्रॉम द फार्मेसी टू द वार्ड्स शुड बी कैरिड बाय रिलायबल पर्सन, के हमारे पास हम जो नारकोटिक ड्रग्स की डिस्पेंसिंग करते हैं वार्ड्स तक, तो हमारे पास एक ऐसा पर्सन होना चाहिए ताकि हमें यकीन हो कि ये उसको सेफली डिस्पेंस करेगा, सेफली इसको वार्ड तक पहुंचाएगा। फिर हमारे पास है आफ्टर डिस्पेंसिंग, जब ड्रग सप्लाई हो जाए तो नर्सिस रिज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, वो उसको एडमिनिस्टर करेगी, कंट्रोल करेगी, एंड ऑडिटिंग ऑफ द इन्वेंट्री, उसके पास जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक उसके पास स्टोर है, तो वो उसकी वेरिफिकेशन करेगी, उसका मतलब उसको काउंट करेगी कि हमारे पास कंप्लीट है। ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका पूरा एक रिकॉर्ड रखेगी कि कितना एडमिनिस्टर हुआ है, कितना और उसके पास पड़ा है, तो उसकी रिकॉर्ड पूरा रखेगी। इफ द पेशेंट रिफ्यूज, कि अगर हमारे पास जो नारकोटिक्स है या साइकोट्रोपिक जो ड्रग्स है, कंट्रोल ड्रग्स है हमारे पास, कि अगर उसको पेशेंट रिफ्यूज करे, मतलब वो लेने से इनकार कर दे, या डॉक्टर कैंसिल एनी डोज, या कोई डॉक्टर उस डोज को कैंसिल कर दे कि ये पेशेंट को मजीद नहीं देना है, तो नर्स शुड डिस्ट्रॉय द ड्रग टू द सिंक एंड रिकॉर्ड रिफ्यूज बाय द पेशेंट और कैंसिल बाय डॉक्टर, कि जो ड्रग उन्होंने रिफ्यूज किया है तो वो जो नर्स है उसको वो सिंक में डिस्ट्रॉय करेगी, उसको जो है जाने देगी, मतलब फिर उसको वापस जो है ना इन्वेंट्री में, स्टॉक में वापस स्टोर नहीं करेगी, और उसके साथ ये भी लिखेगी कि ये या तो पेशेंट ने रिफ्यूज किया है लेने से, या डॉक्टर ने इसको कैंसिल कर दिया है। फिर हमारे पास ड्रग रेगुलेशन एंड लेजिस्लेशन, कुछ हमारे पास एजेंसीज होती है जो कि ड्रग्स को रेगुलेट करती है और उसके लिए कानून बनाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी है, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है, एंड फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस एजेंसी, ये सारे हमारे पास इस तरह के एजेंसीज है जो कि ड्रग के लिए कानून बनाती हैं और हम उस कानून को फॉलो करते हैं और उस तरीके से ड्रग को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो फार्माकोपियास है, जो कि बड़े बड़े बुक्स होते हैं, पब्लिकेशन होती है, टेक्स्ट बुक, ये भी ड्रग को रेगुलेट करती है और उसके लिए मुख्तलिफ कानून बनाती है और इस कानून को हम फॉलो करते हैं। फिर हमारे पास है रिसोर्सेज टू कलेक्ट एंड यूटिलाइज ड्रग इंफॉर्मेशन, वो रिसोर्सेज जिससे हम ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी रिसोर्सेज। प्राइमरी रिसोर्सेज में हमारे पास जो रिसर्चर्स होते हैं एंड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मतलब वो लोग जो कि ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो वो उससे जो इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, ये हमारे पास प्राइमरी रिसोर्स है। सेकंड, हमारे पास जो साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं, जो साइंटिस्ट के पब्लिकेशंस होती है, ये हमारे पास साइंटिफिक जर्नल्स है और इससे भी मतलब ये प्राइमरी रिसोर्स है कि हम ड्रग के बारे में इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास है प्रोवाइड ओरिजिनल स्टडीज और रिपोर्ट, मतलब क्लिनिकल ट्रायल, केस रिपोर्ट्स एंड केस सीरीज एंड केस रिपोर्ट्स। केस रिपोर्ट्स हमारे पास वो होते हैं जो कि मतलब एक कंप्लीट, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है पेशेंट की, उसके डायग्नोज की, उसके ट्रीटमेंट की, और हमें हॉस्पिटल में उसकी एफिकेसी, वो जो ड्रग है उसकी एफिकेसी के बारे में, उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में पता चल जाता है। तो ये भी हमारे पास एक प्राइमरी रिसोर्स है कि हमें ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर हमारे पास जो सेकेंडरी रिसोर्सेज में आते हैं, तो वही जो हमारे पास प्राइमरी रिसोर्सेज होती है, अब्स्ट्रैक्ट और इंडेक्स, मतलब उसके जो हमारे पास आर्टिकल्स होती है उसको हम समराइज कर लेते हैं और वही समराइज फॉर्म हमारे पास फिर सेकेंडरी रिसोर्सेज में आता है और इससे भी हम ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास है टर्शरी रिसोर्सेज, जिस तरह के हम टेक्स्ट बुक्स से, जो हमारे पास बड़ी बड़ी फार्माकोलॉजी की बुक्स होती है उससे हम ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, या हैंड बुक्स जो हमारे पास होती है, फार्मासिस्ट, नर्सिस और डॉक्टर्स के अलग अलग जो हैंड बुक्स बनती हैं जो पब्लिश्ड होती है। फिर हमारे पास है ऑनलाइन ड्रग कंपेंडिया, मतलब
हमारे पास जो बड़ी-बड़ी फार्माकोपियाज़ है, यूएस फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, और वो हमें जो ऑनलाइन ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, या जो हमारे पास सेलेक्टेड वेबसाइट्स होते हैं जिस तरह के इधर दिए गए हैं, इन वेबसाइट्स के थ्रू भी हम ड्रग की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास है कि जब हम कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो इसके बारे में हमें कुछ जनरल बातों का पता होना चाहिए, जिस तरह के ऑथर किस ऑथर ने वो लिखा है, पब्लिशर किसने उसको पब्लिश किया है और बोथ, या हमें उस ऑथर्स और जो पब्लिशर है उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो किस फील्ड में एक्सपर्ट है और वो हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो वो एक्यूरेट है। एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन के वो किस ईयर में पब्लिश्ड हुआ था, एंड एडिशन ऑफ द टेक्स्ट के वो हमारे पास करंट एडिशन है या हम कोई ओल्ड एडिशन पढ़ रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी के मतलब जो बिब्लियोग्राफी है हमारे पास, जो ऑथर का नेम है, जो पब्लिशर का नेम है, जिस डेट पे वो पब्लिश्ड हुआ था, या उस बुक में पेजेस कितने हैं, तो ये सब कुछ उस बुक में होना चाहिए। अगर वो एक्यूरेट है तो मतलब वो किसी एक्यूरेट पब्लिशर ने पब्लिश किया है और हमारे पास उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होगा। फिर हमारे पास है कि हाउ एसेसिबल इज द इंफॉर्मेशन, कि उसमें जो इंफॉर्मेशन है हम किस तरीके से उसको इजीली एसेस कर सकते हैं। एंड अल्टरनेटिव रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल, मतलब जो अगर उसके अल्टरनेटिव कुछ रिसोर्सेज है, या प्राइमरी है, सेकेंडरी रिसोर्सेज है, या अदर रेलिवेंट टेक्स्ट है, तो हम उसको किस तरीके से इजीली एसेस कर सकेंगे। कुछ हमारे पास अदर सोर्सेज होती है लाइक लाइब्रेरीज, रिसर्च एसोसिएशंस, गवर्नमेंट बॉडीज, इंफॉर्मेशन सेंटर, इंडस्ट्रीज एंड एनालिस्ट लैब्स। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि डीप स्टडी करती है, रिसर्च करते हैं मुख्तलिफ ड्रग्स पे, और फिर हमें प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन कि हम किस तरीके से ड्रग्स को सेफली यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास है ड्रग कार्ड, जो कि इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक है, ड्रग कार्ड्स। ड्रग कार्ड्स हमारे पास हर एक सिरप में, हर एक टेबलेट में मौजूद होता है, और उस कार्ड में हर एक ड्रग और सिरप के कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन, उसके साइड ऑफ एक्शन के बारे में लिखा होता है। डिटेल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है ड्रग कार्ड। इधर कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास एंटीबायोटिक्स के, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, दूसरा हमारे पास है फ्लोरोक्विनोलोन्स, एंड थर्ड है क्लाइंडामाइसिन। ये 3 टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में लिखा है कि ये बॉडी में जाएगा और किस साइड पे ये अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, किस तरीके से ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। दूसरा हमारे पास है इंडिकेशंस के, हम किन इन्फेक्शंस में ये देंगे कि उसको ट्रीट कर सके, एंड किन इंडिविजुअल्स को हम ये देंगे, और कॉन्ट्राइंडिकेटेड वो कौन से इंडिविजुअल्स है कि ये जो ड्रग है, ये एंटीबायोटिक्स है, उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसके लिए रिस्की है, तो ये हम उनको नहीं देंगे। हमारे पास इसमें साइड इफेक्ट्स भी होंगे। जो ड्रग कार्ड है उस ड्रग के साइड इफेक्ट्स भी उसमें मौजूद होंगे। एंड नर्सिंग, नर्स को क्या करना चाहिए कि जब एक नर्स ड्रग को एडमिनिस्टर करती है तो उसको चाहिए कि वो पहले पेशेंट की हिस्ट्री को देखे कि आया ये ड्रग उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो नहीं है, उसके बाद उसको एडमिनिस्टर करेगी। इधर हमारे पास कुछ ड्रग दिए गए हैं, एंड जिस तरह ड्रग कार्ड में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डाइजॉक्सिन है उसके रिकमेंडेड डोज के बारे में बताया है कि ये 0.25 mg हम लगाते हैं, 40 आवर्स इसकी हाफ लाइफ है, एंड ओरल आईवी हम दोनों दे सकते हैं। एंड CHF मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम इसको देंगे, या एट्रियल फिब्रिलेशन, हमारे पास जो रिदम है वो इरेगुलर हो जाते हैं, तभी हम इसको उस पेशेंट को देंगे। एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब अगर डिजिटल टॉक्सिसिटी उसको हो तो हम उस पेशेंट को ये नहीं देंगे, जो हमारे पास डाइजॉक्सिन ड्रग है। इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बताया गया है, एंड टॉक्सिक इफेक्ट, कि ये किस तरीके से टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, एंड किडनी के थ्रू ये इलिमिनेट होता है। तो ये तीनों जो हमारे पास है, डाइजॉक्सिन, पहला वाला हमारे पास है डाइजॉक्सिन है, फिर हमारे पास है डाइजिटॉक्सिन, एंड तीसरा हमारे पास है वेल्वाइन। ये तीनों हमारे पास जो डिजिटेलिस प्लांट है, जो फ्लॉक्सग्लोव प्लांट है, उससे डिराइव किए गए हैं, बट इसकी पोटेंसी एंड इफेक्टिवनेस की वजह से हमने इसको अलग अलग रखा है। कुछ हमारे पास ज़्यादा पोटेंट है, कुछ कम पोटेंट है, तो इसकी वजह से ये तीनों हार्ट फेलियर के लिए ही यूज होते हैं, और इसके अलग अलग हाफ लाइफ, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशंस एंड रिकमेंडेड डोज इधर ड्रग कार्ड में बताए गए हैं अलग अलग। एंड इस ड्रग कार्ड के साथ हमारा जो सेकंड लेक्चर है ये ख़त्म हो गया है, और नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह थर्ड जो लेक्चर हमारे पास होगा फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स से हम स्टार्ट करेंगे।